नमस्कार। अ, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बीए एमए इतिहास विषय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका जो टाइम पीरियड है वो है चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी। माना जाता है, हमें जो सोर्सेज मिलते हैं उससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि जो इसके राइटर हैं वो हैं कौटिल्य। इसमें एक दो नाम और हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य जैसे कि कौटिल्य का ही दूसरा नाम है। ये सोर्सेज से हमें पता चलता है कि इसका जो अधिकांश जो पार्ट है, इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो मौर्यन पीरियड में ही इसको संकलित किया गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे भी एक फैक्ट है, वो ये है कि जो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, अभिलेख, और जो कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है उसमें जो टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इसका अधिकांश भाग है वो मौर्य काल में संकलित किया गया है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में जो कुछ और बातें हैं उनमें से कुछ है कि इसमें लगभग 15 अधिकरण है, यानी कि ये जो है 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से कि जो 5 इसके जो पार्ट हैं वो है आंतरिक प्रशासन से संबंधित, जो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है। 8 जो भाग हैं वो है वैदेशिक जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और 2 जो पार्ट हैं वो मिक्स हैं, मतलब मिश्रित हैं, उसमें सभी बातों की सूचना हमें मिल जाती है। इसके अलावा इसमें 180 प्रकरण है, यानी कि उपभाग हैं। 6000 श्लोक इसमें पाए गए हैं और ये अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। अब हम ये समझते हैं कि अन्य पुरुष शैली से ये क्या कहना चाह रहे हैं। अन्य पुरुष शैली यानी कि मान लीजिए कि मेरा नाम है काजल, तो मैं एक बुक लिखती हूँ, तो जनरली अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ तो मैं ये लिखूँगी ना कि मैंने ये लिखा है, मैं ये कहती हूँ। लेकिन अन्य पुरुष शैली में जब मैं लिखती हूँ तो मैं कहूँगी कि काजल कहती हैं काजल के अनुसार, तो इसे कहते हैं हम अन्य पुरुष शैली। आगे देखते हैं कि ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये परंपरागत रूप से ये कह सकते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो अर्थ को हमेशा ऊपर रखता है, लेकिन ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि हमेशा से ही हमने ये देखा बहुत सारे धार्मिक स्रोतों में कि हमेशा ही धर्म को ऊपर रखा गया, लेकिन अर्थशास्त्र में अर्थ को ऊपर रखा गया। ठीक है, और उन्होंने अर्थ को अधिक महत्व दिया धर्म की तुलना में। तो ये जो अर्थशास्त्र है वो एक संस्कृत में रचित ग्रंथ है। इसमें हमें मिलता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्रीकल्चर, जुडिशरी, ये सारी बातों की जो हमें सूचना मिलती है वो इससे मिलती है, और ये काफ़ी एंशियंट हम इसको ग्रंथ मान सकते हैं। और इसमें इस तरीके से लिखा गया है जैसे कि उपदेश दे रहा है या फिर राजा को सलाह देने के लिए ये लिखा गया है। राजा को किस प्रकार की सलाह देगा? राजा को यह सलाह दे रहा है यह ग्रंथ कि किस तरीके से वो अपनी जो राज व्यवस्था है उसे मजबूत करे, सैन्य व्यवस्था है उसे मजबूत करे, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी रिलेशन है उनको मजबूत करे। जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगा, जब तो देश में अपने आप ही सुरक्षा व्यवस्था कायम हो जाएगी, यानी कि देश, यानी कि उस टाइम के हिसाब से जो भी उनका पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, पाटलिपुत्र, बेसिकली पाटलिपुत्र की ये बात करता है।
तो राजनीति का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। नाम से हमें लगता है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र है तो ये आर्थिक गतिविधियों की सूचना दे रहा होगा, लेकिन ये राजनीति पर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। और बीच में जो सेंट्रल जो पावर है ये एक किंग है इसमें, और इसमें मंत्रिपरिषद की भी सूचना मिलती है। मंत्रिपरिषद में हमें बहुत सारे मंत्रियों की सूचना मिलती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो बुक है इसमें हमें प्रांतीय प्रशासन की सूचना मिलती है, स्थानीय प्रशासन की सूचना मिलती है, ज्यूडिशरी, और जैसे कि हमने कहा था कि स्पाई सिस्टम है ना, गुप्तचर व्यवस्था। साथ ही इसकी एक खास बात है, जब भी कोई राइटर बुक लिखता है या लेखक किताब लिखता है, तो उसमें वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके अंडर, जिस भी राजा के अंडर वह काम करता है उसके बारे में भी सूचना देता है, या फिर उसकी राजधानी के बारे में सूचना देता है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, वो चंद्रगुप्त के गुरु थे और उनके मतलब मंत्री परिषद में भी शामिल थे, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन इसमें नहीं करते और ना ही उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का कोई उल्लेख करते हैं। तो ये एक विशेष बात इसकी है। साथ ही इसमें एक टर्म मिलता है विजिगीषु राज्य। विजिगीषु राज्य का अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जो कि विजय, विक्ट्री और भौगोलिक विस्तार यानी कि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की तरफ उन्मुख हो, यानी कि जो इच्छा रखता हो, है ना, कि विक्ट्री करने की, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की। तो इस तरीके का जो राज्य है उसे कहा जाता है विजिगीषु राज्य। साथ ही पहली बार जो गूढ़ पुरुष यानी कि गुप्तचर, स्पाई का जो उल्लेख मिलता है वो इसी ग्रंथ में हमें मिलता है। और जो गुप्तचर विभाग है इसमें उसको कहा गया है महामात्य सर्प। जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख इसी से मिलता है। एक और खासियत इसमें है कि शूद्र वर्ग को पहली बार इसमें आर्य कहा गया है, और साथ ही सेना में भर्ती होने की छूट भी दी गई है। इससे पहले हमने जो भी ग्रंथ देखे होंगे, जो भी धार्मिक ग्रंथ देखे होंगे, उसमें यही देखा होगा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो ऊपर वाला वर्ग है उसे ही हम आर्य कह रहे थे, आर्यंस, है ना, जो काफ़ी स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप से हैं, या फिर जो सुप्रीम जिनको घोषित करने का हमेशा दिखाया गया है, मतलब जिनको सुप्रीम माना गया, वो वही वर्ग थे। शूद्रों को कभी भी उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया किसी भी ग्रंथ में, लेकिन कौटिल्य इसमें उनको अच्छे प्रकार से संबोधित करते हैं और उन्हें सेना में भी शामिल करने की छूट प्रदान करते हैं। साथ ही दास व्यवस्था का उल्लेख इसमें मिलता है, और काफ़ी जो महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का वो है रेवेन्यू। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और लैंड रेवेन्यू के बारे में भी ये बात करते हैं कि 1/6, ठीक है, 1/6 जो है वो लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था। लेकिन मेगास्थनीज जो कि इनके ही कंटेम्प्रेरी देखते हैं हम उनको हम देखते हैं, वो कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू जो था वो 1/4 लिया जाता था। अब कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकरण हैं, अधिकरण यानी कि हमने बात की थी 15 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि 15 अधिकरण इसमें मिलते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकरण जैसे कि तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरे में हमें मिलता है धर्मस्थीय न्यायालय के बारे में। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय यानी कि दीवानी न्यायालय। चौथा अधिकरण कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की बात हम कर रहे हैं। और सातवां अधिकरण जो कि विदेश नीति की बात करता है। ठीक हो गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकरण है। और हम सप्तांग सिद्धांत के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि जो राज्य है वो 7 तत्वों से निर्मित है, और वो 7 तत्व काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं एक राज्य, यानी कि राज्य को डेवलप करने में या फिर उसको विकसित करने में और उसे मजबूत बनाने में। ठीक हो गया, तो वो 7 तत्व क्या हैं? वो है, सबसे पहले तो सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है राजा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अमात्य की। ठीक है, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद,
फिर दुर्ग फोर्ट की हम बात कर रहे हैं, कोष यानी कि पैसे धन इसकी बात हम कर रहे हैं, दंड यानी कि सेना की बात कर रहे हैं, और मित्र यानी कि मित्र से हम ये समझते हैं, जैसे कौटिल्य का ये जो मित्र वाला पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो अगर कोई आपका शत्रु राज्य है, आपका शत्रु का जो शत्रु है वो आपका मित्र है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अभी के हिसाब से हम बात करें तो भारत का जो पड़ोसी राज्य होगा, है ना, वो ऑटोमेटिकली उसका शत्रु हो जाएगा। सामान्य सी बात है कि अगर हम जनरली भी देखें तो हम पड़ोसी हमेशा शत्रु ही रहते हैं ना, कि इसने क्या कर लिया, उसने क्या खा लिया, इस तरीके की बातों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं कि जो पड़ोसी है वो तो शत्रु है, ठीक है, उससे हम दोस्त नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो संसाधन होंगे वो एक जैसे होंगे और हमेशा उन पर लड़ाई होती रहेगी। तो शत्रु का जो शत्रु होगा वो हमारा मित्र होगा, तो उससे मित्रता बढ़ानी है। तो यहाँ पर मित्र का अर्थ इससे है। तो अर्थशास्त्र में हमने पहले कहा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। तो हमें 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। तीर्थ यानी कि कर्मचारी वर्ग, जिसमें से आप देख सकते हैं, आप उतार भी सकते हैं इसे, इसमें पूरा डिस्कस नहीं करेंगे अभी। जैसे कि प्रधानमंत्री है, समाहर्ता है, वो आप आगे देखिएगा कि समाहर्ता का मीनिंग क्या है। सेनापति है, युवराज है, प्रदेष्टा है, व्यावहारिक नायक, अंतपाल, दुर्गपाल, आठविक, द्वारिक। इस तरीके से 18 तीर्थों का उल्लेख अर्थशास्त्र में दिया गया है। साथ ही 26 अध्यक्ष का भी उल्लेख हमें मिलता है। अध्यक्षों का कार्य क्या है, जो ऊपर हमने तीर्थ की बात की 18 तीर्थ, उन मंत्रियों का निरीक्षण करना कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पण्याध्यक्ष जो कि वाणिज्य विभाग से रिलेटेड है, सुराध्यक्ष, सुरा से आप खुद ही समझ रहे होंगे, सुरा यानी कि मदिरा, शराब, तो वो आबकारी विभाग से रिलेटेड है। ऐसे सूनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, ऐसे ही आगे भी देखते रहिएगा। इस तरीके से 26 अधिकारी वर्ग का हमने कौटिल्य ने इसमें उल्लेख किया है, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम शुरुआत से आते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा था, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी तक लिखा गया ग्रंथ है। काफ़ी लंबे पीरियड तक इसको लिखा जा रहा है, और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि लेखक की जो ऑथेंटिसिटी है, एक ही व्यक्ति ने इसको लिखा है ये नहीं माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि ये जो सारी बातें की गई हैं ये पूरे देश को लेकर नहीं की गई, केवल पाटलिपुत्र को लेकर की गई हैं। और यहाँ पे हमने सबसे खास बात क्या देखी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य ने ना तो राजा का वर्णन किया है, ना ही राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो आगे हम अगली क्लास में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।